सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक अर्थात बीटी यूपी बोर्ड के पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक सरल सा इम्पॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, और वो भी चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और फिर आप सभी को वन शॉट भी कराने वाले हैं, उसके बारे में भी अभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और फिर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में अगर ये 10 क्वेश्चन बता देता हूँ, कम से कम इसमें से 6-7 क्वेश्चन फंस जाते हैं, और उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपका पूरा काम हो जाता है। तो चलिए, हम आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से इंजीनियरिंग मटेरियल्स को एकदम अच्छी तरीके से मटेरियलाइज करेंगे, इसको अच्छी तरीके से फाड़ के आप सभी के सामने पेश करेंगे, और यहाँ से आपके 35 नंबर के प्लस आराम से क्वेश्चंस के बन जाएंगे, मतलब आंसर जो मैं बता दूंगा। तो आपको यहाँ पर बैक लगने का तो कोई झंझट ही नहीं है, और चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके पहले मैं आप सभी के साथ यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो। क्यों डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, जिसमें मटेरियल का बहुत प्यारा नोट्स है, आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ के अंदर। थर्मल इंजीनियरिंग का बढ़िया सा नोट्स मिल जाएगा, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का बढ़िया सा नोट्स मिल जाएगा। तो आप सभी के लिए मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 99 रुपये में सभी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग परचेज करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हो। सारे पीवाईक्यू पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं, और भी 4-5 साल के पेपर हैं, तो अच्छे से आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। 99 रुपये बचाने के चक्कर में 500 रुपये से ज़्यादा आप लोग देते हो, क्या फ़ायदा निकलने वाला है? ठीक है, और वो भी धब्बा लगता है आपके ऊपर कि बैक लग गई। तो चलिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। जैसा कि हम 5th सेमेस्टर की वीडियोस बना रहे थे, उसके बाद अब 3rd सेमेस्टर की वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स काफ़ी डिमांडेड था। उसके पहले मैं 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले ये चीज़ ये बताना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे साथियों, कि इस वीडियो को विदाउट स्किप आप लोग देखें। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप लोग इसे नॉर्मल लैंग्वेज में देखो, नॉर्मल स्पीड में देखो, 2 की स्पीड में देखो, लेकिन जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उतनी चीज़ों को सुनते चलो। मेरे कहने का ये मतलब है मेरे प्यारे साथियों, कि जैसे कि आप स्क्रीन पर लिखी हुई चीज़ों को देखते हो और वही जान जाते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं वीडियो के दौरान जो चीज़ें बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग एकदम सीरियस मानते हो और वही एग्जाम में आता है। लेकिन क्या है कि अगर यहाँ पे आप देखते चल रहे हो स्क्रीन पे, और कहीं ना कहीं आप सभी से गलती हुई, आप नहीं तैयार करके गए, आपके एग्जाम में कुछ दिक्कतें हुई, तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं, है ना, और उसके साथ साथ आप भी होते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, चीज़ों को अच्छे तरीके से सुनते हुए चलें। तो चलिए, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर है। बहुत सारी कंटेंट लिखे रहते हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ आपको पढ़ना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेना है आपको, और स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील पढ़ लेना है। बढ़िया से बना के एक बार प्रैक्टिस कर लो, और बहुत कुछ सही रहा तो 100% एग्जाम में 5 नंबर में देखने को मिलने वाला है। बाकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एक एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, 5, है ना, या आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो बहुत इजीली है। हार्डनेस पढ़ लो आप सभी, डक्टिलिटी पढ़ लो, मेलिबिलिटी पढ़ लो, जो भी है सब अच्छी, टफनेस पढ़ लो, स्ट्रेंथ पढ़ लो। तो 7-8 है, अपना अच्छे से पढ़ लो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे इंटरनल वाइबा में भी काम आता है, एक्सटर्नल में भी काम आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं आती तो काफ़ी शर्म की बात होती। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो आपको आनी चाहिए, कोई भी किसी भी टाइम पे पूछ सकता है। आइए चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत क्रिटिकल समझ में आता है, बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। क्रिस्टलोग्राफी क्या है और क्रिस्टल और स्पेस लाइटिस को समझाना होता है, बहुत ईजिली समझा सकते हो और काफ़ी बार पूछा जाता है। एपीएफ जो चचा है हमारे, एपीएफ ये बहुत पीछा कर रहे हैं सबका, कभी 2 नंबर में पीछा करते हैं तो कभी 1 नंबर में पीछा करते हैं। तो एपीएफ चचा को पढ़ लेना, कुछ नहीं है, ऊपर आपका जो भी यूनिट सेल है उसका एक ईच एटम का यूनिट सेल अपान में टोटल वॉल्यूम रहता है। अच्छे से आप देख लेना। एपीएफ निकालना मैं सबके लिए बताऊंगा, बीसीसी एफसीसी सिंपल क्यूबिक का। और लास्ट ईयर क्या हुआ, बहुत तगड़ा मजा आया। लास्ट ईयर हुआ क्या, मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आप लोगों के लिए, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, मतलब आप लोग तो फर्स्ट ईयर में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया अपने इन बच्चों के लिए जो भी फाइनल ईयर में है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स का लास्ट ईयर का पेपर पीवाईक्यू, अगर ऐप पे जाओगे तो देखोगे, मतलब नोट्स खरीदे होगे तो लास्ट ईयर सारे क्वेश्चंस नए डाल दिए उसने, मतलब जो कभी पूछा नहीं था वो चीज़ पूछ लिया, और एक चैप्टर से नहीं सारे चैप्टर से ऐसा ही कर लिया उसने। अब भैया दम तहलका मच गया कि अरे नहीं, ये तो कैसे हो गया। तो
कभी कभी ऐसा हो जाया करता है, कभी कभी किसी पेपरों में, तो उसके हम लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं। उसका कहीं ना कहीं हमारा एनालिसिस कैसा रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर देख करके, फिर चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, उसके हिसाब से कौन सी चीज़ का वेटेज ज़्यादा है, उसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करें। और इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है, अगर आप इसे 2 डेज दे देते हो, 2 डेज, तो ये आपके लिए 100%, मतलब 100% आप तैयार करके जा सकते हो 2 डेज के अंदर। इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। और इसमें जो जैसे आपका एपीएफ निकालना हो गया और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जब मैं लाइव आऊँगा इसके सेशन को कराऊँगा 100%, मतलब क्या नाम है आपके, कह सकते हो कि वन शॉट वीडियो को कराऊंगा भाई साहब, बहुत प्यार से समझा दूंगा, एक एक चीज़ जान जाओगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फटीग और क्रीप, ये दोनों भी चचा बहुत परेशान करते हैं 2-2 नंबर में, इनको भी देख लेना। और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट क्रिस्टल्स देख लेना। ये 3 चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। आइए मेटल्स एंड अलॉयज़ के बारे में देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें से प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक 100% लिख के ले लो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा लिख के ले लो कि रखा रहता है। इसे +5 कर लो और इसे भी +5 कर लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके रखें, तो 10 नंबर तो यही हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। और पिछली बार जो कि मैं स्टील को कहता हूँ कि स्टील चचा को भूलना मत, लेकिन स्टील चचा पिछली बार नहीं आए, बच्चे हैरान हो गए कि भाई स्टील, लेकिन इस बार स्टील चचा तुम्हारा पीछा करेंगे, तो स्टील चचा को भूलना मत। स्टील और स्टील के एलॉय, है ना। स्टील में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, जैसे क्रोमियम मिला दिया, जिंक मिला दिया, कोबाल्ट मिला दिया। अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं कि कब स्टेनलेस स्टील बनेगा, क्रोमियम मिलाने पे कितने परसेंट, 10% मिलाने पे। कोबाल्ट मिला दिया तो हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, यानी बहुत ज़्यादा हीटिंग उसके अंदर पावर आ गई उसमें, जैसे आपके कटिंग टूल्स होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को कट करोगे तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से 4-5 आप सभी के अलॉइंग स्टील हैं, उन्हें आप अच्छे से देख लेना और उनके प्रॉपर्टीज़ को देख लेना। प्रॉपर्टीज़ वही है, कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, हीट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, हाई कह सकते हैं कि फटीग रेजिस्टेंस रहते हैं, हार्डनेस बढ़ जाती है, डक्टिलिटी किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, तो ठीक है। तो ये 100% आप मान के चलो कि पूछना ही है। अब किसी तरीके से पूछ सकता है, स्टील के टाइप्स बताओ, जैसे कि प्लेन कार्बन स्टील है आपका, जिसे हम माइल्ड स्टील कहते हैं ना, लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, उसके बाद आपका मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, सबकी परसेंटेज, जैसे लो कार्बन की है आपकी 0.2 से अपना 0.3 तक रख लेते हैं, है ना। और फिर 0.3 से लेकर 0.6 तक आपका लो मीडियम कार्बन का रख लेते हैं, हाई कार्बन का 0.6 से 1.5 के बीच में रख लेते हैं। अब जैसे हमारे डिप्लोमा में क्या है कि ऐसी कोई ज़्यादा बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, जैसे माइल्ड स्टील में आपने 0.3 तक, मतलब कहने का मतलब है कि 0.3 तक रहना चाहिए, कभी 0.25, मतलब हर एक बुक का अलग अलग यहाँ पे है, तो ऐसा कोई वेटेज नहीं है, बट यहाँ पर इजीली 0.35 0.3 तक मान के रखते हैं। वैसे तो आपके जब आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ोगे तो वहाँ पर 0.28 तक चला जाता है, चीज़ों को देख वहाँ पे अलग बात है, बट ऐसे ही आपको स्टील के टाइप्स को पढ़ लेना है और फिर एलॉइंग ऑफ स्टील्स पढ़ लेना है और फिर यूजेज वगैरह पढ़ लेने हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कास्ट आयरन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कास्ट आयरन आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे नोडुलर कास्ट आयरन हो गया, ग्रे कास्ट आयरन हो गया, वाइट कास्ट आयरन हो गया, है ना, ठीक है। तो आपको इनको तैयार कर लेना है, इनके कॉम्पोजिशन वगैरह मैं वन शॉट कराऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन की काफ़ी इंपॉर्टेंस मुझे लगती है इस बार, ठीक है। तो लोहे के विभिन्न अयस्क बताओ और फिर लोहे को स्टील बनाने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर को करते हैं। वो आयरन कार्बन डायग्राम जिसको पता होता है बहुत इजीली समझ सकता है, लेकिन मैं आकर के जब लाइव आऊँगा 2-2.5 घंटे के लिए, उसमें सब समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर ही ओवरऑल इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 क्वेश्चंस, या तो ये क्वेश्चन तो 5 नंबर का फिक्स है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनेगा तो 5 नंबर यहाँ से भी मिलने वाला है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन कूलिंग कर्व पूछ सकता है। इस बार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि चांसेज हैं, बट उतना चांस मुझे नहीं महसूस होता जितना यहाँ पे आप सभी से पूछ सकता है कि पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी हीट ट्रीटमेंट का कौन कौन सा पर्पज रहेगा, वो चीज़ आप सभी को यहाँ पे बताना होता है। बेसिकली हीट ट्रीटमेंट बस इसीलिए किया जाता है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लें विभिन्न कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर मुझे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल चाहिए तो उसको
हीट ट्रीटमेंट करके उस समय के लिए डक्टाइल बनाएंगे, ज़्यादा हार्डनेस चाहिए, कम हार्डनेस चाहिए, या उसको हम क्या नाम है उसकी स्ट्रेंथ में सुधार करना है, तो इस तरीके से उसमें ज़्यादातर इंटरनल स्ट्रेसेज आ गए हैं, रेजिडुअल स्ट्रेसेज आ गए हैं, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हमको चेंज करना है, तो ये सब के लिए हीट ट्रीटमेंट यूज होता है। और बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 टाइप के हीट ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में है। एनिलिंग है, टेम्परिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, या इसे क्वेंचिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो एनिलिंग में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही मतलब थोड़ा सुन लीजिएगा, हो सकता है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। एनिलिंग में क्या होता है कि ऑस्टेनाइट रेंज तक हम इसे क्या करते हैं, गर्म करेंगे। पहला स्टेप होता है एनिलिंग में। इसको हमने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लो, आपने इसे पहले गर्म किया 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या हर एक कह सकते हैं कि अपने सार्थकता क्या है कि थोड़ा परसेंटेज जो क्या नाम है टेम्परेचर का है, तो वो डिफरेंट रहता है, कहीं 723 रहता है, कहीं पे 740 लिखा रहता हुआ। ठीक है, तो आप इसे मान लो 723 डिग्री तक यहाँ पे आपने गर्म किया। कहाँ पर गर्म किया, ब्लास्ट फर्नेस में गर्म किया। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो कूलिंग रेट करेंगे, जो कूल करेंगे, वो कूलिंग रेट बहुत ही स्लो कूलिंग करते हैं, 200 सेंटीग्रेड पर आवर। उसी फर्नेस के अंदर ही से हम क्या करते हैं, फर्नेस के अंदर ही से हम कूल करते हैं। और फिर हमें एक कोर्स परलाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। कोर्स परलाइट का मतलब, कोर्स का मतलब कि उभरा, खड़बड़ खड़बड़, ठीक है, वो प्राप्त होता है। फिर नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होता है, लेकिन उसको हम ठंडा कैसे करते हैं, एयर कूल करते हैं, फर्नेस के अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल के रख देते हैं। क्वेंचिंग में क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर है, लेकिन हम इसको क्वेंचिंग करते हैं किसी पानी में या आपके किसी ब्राइन सॉल्यूशन में। जब डालते हो तो 6 से की आवाज़ आती है, उसे क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं। और फिर क्या नाम है, जैसे एनिलिंग में है कम हार्डनेस रहेगी, नॉर्मलाइजिंग में ज़्यादा है, जो हार्डनिंग प्रोसेस, क्वेंचिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है। अब कोई मटेरियल है, उसके अंदर जो उसका कोर पार्ट है उसको हमको क्या रखना है, सॉफ्ट रखना है, लेकिन ऊपर का पार्ट जो है उसको हार्ड रखना है, तो वहाँ पे टेम्परिंग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो आफ्टर हार्डनिंग जो प्रोसेस करते हैं वो टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। तो कुछ इस तरीके की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हार्डनिंग प्रोसेस भी डिफरेंट टाइप के स्टील्स में है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आप सभी से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आइए प्लास्टिक, जो कि रट्टा मार पढ़ाई है, अब इसमें मैंने ट्रिक लगाया है आप सभी के लिए कि जैसे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर जनरली पूछ लिया जाता है, यहाँ पर है ना, पूछ सकता है। अब जैसे दोनों को पढ़ लिए, तो अंतर अगर डायरेक्ट इनके बारे में पूछना है तो अंतर रहता है, तो दोनों को लिख सकते हो अच्छे से। इसी तरीके से आप सभी के नेचुरल और सिंथेटिक रबर अलग अलग पूछता है, अगर अंतर पता रहेगा तो अच्छे से बना के लिख दोगे। और फिर प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेज हैं, उनको बताना है, और एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। फूड ग्रेड प्लास्टिक चांसेस थोड़े कम हैं, बट आप देख लीजिएगा, अगर मन करता है फूड ग्रेड प्लास्टिक देख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाले 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बनते हैं। एडवांस मटेरियल में कंपोजिट मटेरियल है, एडेसिव मटेरियल है। कंपोजिट मटेरियल कौन से हैं, 2 से 3 जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको मिला करके हम क्या करते हैं, कंपोजिट मटेरियल बना देते हैं। उनके क्लासिफिकेशन को करने हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, फिर उसको हमको उनके एप्लीकेशंस को भी लिखना होता है। और इसी तरीके से एडिसिव मटेरियल्स भी होते हैं, एडिसिव मटेरियल्स को भी हमको क्लासीफाई करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ को भी बताना है। एडिसिव मटेरियल में क्या होता है, एडिसिव ससंजक बल, मतलब सारी चीज़ों को मैं आने वाले जब वन शॉट कराऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बट टेंशन वाली बात नहीं है। आइए मिसलेनियस मटेरियल्स। मिसलेनियस मटेरियल्स में पिछली बार भी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे पहले नंबर तो आप सभी को टूल और डाई मटेरियल्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स को तैयार कर लेना है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल को भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, मतलब वैसे मटेरियल जो तुम्हारा जिसके अंदर आग जलता है, जैसे हमारे भट्टी होती है उसके अंदर जो ईंट लगी होती है वो रिफ्रैक्टरी ईंट होती है। ठीक है, जैसे अब आग लगती है तो उनको सह सके, वो इस तरीके की वो मटेरियल्स होती हैं। मटेरियल्स फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन कौन से मटेरियल्स हैं, इनको देखना है आपको। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ फ्री का नंबर यहाँ से मिलता है, वो कौन कौन से हैं, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अंतर बहुत बार पूछा गया है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कौन से होते हैं, जिसके ऊपर कौन सा मटेरियल टेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, उससे वो कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ एरर आ गया, कुछ एरर का मतलब खुरदरापन हो गया, डैमेज हो गया वो मटेरियल, तो वहाँ से हमको जो चीज़ मिलती है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर आती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर क्या आता है कि आपका जो भी मटेरियल टेस्ट किया जा रहा है उस पर हम कोई भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं डालने वाले हैं, मतलब किसी भी प्रकार की वहाँ पे खरोच नहीं आएगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा, और वहाँ पे टेस्ट पता चल जाएगा। अब बेसिकली होते क्यों हैं, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है एक्चुअल में वो इसलिए होती है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को पता करा जाए।
लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं, कोई सा मटेरियल है उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स है, उस डिफेक्ट को पता करने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हो गया, रेडियोग्राफी टेस्टिंग हो गया, ईडी करंट हो गया, और एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में मैंने इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पेपर दिया है, तो चीज़ों को बहुत प्यार से समझाऊंगा आने वाले वन शॉट वीडियो में। तो कैसी रही ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।